कई आप देख रहे हैं देश में एक अलग हालात है, इमरजेंसी की स्थिति है। और प्रदेश में भी घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार जब घटना हो जाती है उसके बाद जागती है। तो मैं सबसे पहले छिंदवाड़ा में जो घटना घटी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा को लेके जिस प्रकार से सरकार और सरकार के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ तैयारी करी और 10 लोगों की मौत हो गई, 40 परिवार घायल हो गए। कई माओं ने अपने बेटे खो दिए, कई पिताओं ने अपने बेटे खो दिए, कई घर के दिए बुझ गए जो चिराग थे उनके परिवार। मैं उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, मृतकों के परिजनों के प्रति, और घायलों के प्रति मैं कामना करता हूं जल्दी शीघ्र ठीक हो। कांग्रेस विधायक दल की ओर से 50,000 रुपए प्रति परिवार, प्रत्येक मृतक परिवार को दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि घटनाएं बार बार क्यों होती है। उस घटना की क्या प्रदेश के अंदर पॉलिसी नहीं है? कहीं भागीरथपुरा में बात होती है तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, कहीं और कोई घटना घटती तो 1 लाख दे देते हैं मुआवजे में। कप सिरप में अलग जब विपक्ष ने बात करी, तो जब सरकार जाएगी कि उनके इलाज के लिए उन गरीब परिवार कहां से इलाज कराएंगे जो कर्ज देके अपना घर चला रहे थे। जब कप सिरप की घटना घटी, जब भी मैं गया कई परिवारों में, एक परिवार के पिता ने ऑटो बेच के अपना बच्चे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसको अस्पताल में पैसे नहीं दिए गए। कांग्रेस ने इसकी मांग करी। मैं इस पर राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर हर परिवार खुश रहे और सबके लिए अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो आकस्मिक रूप से उनको मिलना चाहिए। तो कंपेंसेशन पॉलिसी एक सरी की क्यों नहीं? क्या सरकार इतनी घटनाओं के बाद भी मुख्यमंत्री जी का कंपेंसेशन पॉलिसी नहीं बनाना चाहते? क्यों घोषणाओं के बाद हर व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति विभागों के अंदर चक्कर खाता रहता, कमीशन देना पड़ता है, जब जाके उसको पैसे मिलते हैं? ये सरकार की स्थिति है। क्या तत्काल 24 घंटे में पैसे नहीं मिलना चाहिए? अगर इस प्रकार की घटना किसी परिवार में घटती है, किसी परिवार का अगर चिराग बुझता है, मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान ले। चीफ सेक्रेटरी जी को भी कहना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दों के लिए आप सरकार को तत्काल पॉलिसी बनाना चाहिए। अब 24 घंटे में बनाएगी या अगले 3 साल में बनाएगी, ये प्रदेश सरकार से पता चलेगा। घटना घटी मुख्यमंत्री जी की यात्रा को लेके, और जनपद सीओ लेटर निकालते हैं कि अगर आप नहीं आए तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इस प्रकार के वहां पे अधिकारियों ने पत्र निकाले। अब अगर बस से दुर्घटना हो गई तो क्या उन अधिकारियों की जवाबदारी नहीं है? इन पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार के लेटर निकाले, जिन्होंने डराया धमकाया और कहा कि अगर आप नहीं आए तो लाडली बहना के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से वोट लेती है डरा धमका के, इससे बड़ा उदाहरण ये छिंदवाड़ा की घटना का नहीं है। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने 8 लाख रुपए बढ़ाए,
कल जब हमने 4 लाख की मुआवजे की बात करी, इस पर एक सरी की पूरी पॉलिसी हो, एक जैसी पॉलिसी हो, इस पे मैं समझता हूं सरकार को 24 घंटे में निर्णय लेना चाहिए। और नहीं लेती सरकार पॉलिसी को लेकर निर्णय, तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी और सरकार सिर्फ आंसुओं के नाम पे चंद पैसे देके उन मृतक परिवारों को भटकाती रहेगी। आपको ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में 65,000 दुर्घटनाएं हुई। वो प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश, देश के अंदर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है। 2024 में 14,791 मौतें हुई दुर्घटना में। ये सरकार के पास जानकारी है, इतनी घटनाएं हो रही है देश के अंदर दूसरे स्थान पे, फिर भी आप कोई पॉलिसी नहीं। तो मैं समझता हूं कि सरकार की अनदेखी है, जिसके अंदर मलाई मिलती है, जिन टेंडरों के अंदर कमीशन सीधा मिलता है, उसमें सरकार पॉलिसी बनाना चाहती है, लेकिन गरीब परिवार के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाना चाहती। और ये भी कहना चाहता हूं कि व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो बन जाती है कि आपको सिंगल विंडो में सब सुविधाएं मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी, लेकिन गरीब परिवार, मृतक परिवार के लिए कोई सिंगल विंडो नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या सरकार ऐसी घटनाओं के लिए क्या सिंगल विंडो 24 घंटे के लिए बनाएगी कि क्या सिर्फ व्यापारियों के लिए बनाएगी? ये भी स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। साथ में पूरे प्रदेश में, देश में जिस प्रकार से अफरा तफरी चल रही है, वो प्रधानमंत्री जी का एक बयान आ गया कि कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं, तैयार रहे देश। घंटी बजाए, थाली बजाए, घंटी और थाली बजाने के लिए प्रधानमंत्री जी सबको तैयार कर रहे हैं। लेकिन आप व्यापारियों के लिए तो रास्ता खोलते हो, कोयला व्यापारी बड़ी बड़ी खदानें दे देते हो, बड़े व्यापार की खुलेआम जमीनें देते हो, लेकिन आपके पास एलपीजी गैस, इसके लिए क्या आपने अल्टरनेट पॉलिसी बनाई थी और क्या रिजर्व रखे थे? आज तक सरकार ने देश को नहीं बताया। तो केंद्र सरकार का सीधे सीधे फेल्यूर है। देश में 33 करोड़ के करीब आसपास गैस कनेक्शन है और मध्य प्रदेश में 1,75,00,000 कनेक्शन है। और उसमें से जो बीच में एक पोस्टर आया था चुनाव के पहले उज्ज्वला योजना का, करीब 88 लाख कनेक्शन दिए गए। जब मैं दौरे पे जाता हूं, गांव की महिलाओं से पूछता हूं कि आपके उज्ज्वला योजना के गैस के सिलेंडर चल रहे हैं? तो बोले भैया वो छज्जे पे रख दिया हमने, गैस ही नहीं मिलती। तो ये जब हालात नहीं थे ईरान और अमेरिका के, जब स्थिति थी, तो आज तो ये स्थिति है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से हमारा 80% से ज्यादा तेल जिसमें आयात होता है, उस रास्ते से आता है। अगले 2 महीने के अंदर अगर ये युद्ध बढ़ता है तो सरकार ने कौन से रिजर्व बना रखे हैं और क्या आने वाले समय के अंदर स्थिति रहेगी? क्या देश से की जनता से घंटी बजवाएंगे कि गैस के सिलेंडर देंगे? क्या पेट्रोल पंप की लाइनें नहीं लगेगी? इस पे सरकार की क्या नीति है, सरकार ने अभी तक नहीं इसमें बताया। और मैं समझता हूं कि ये स्थिति कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की है। होटल हो, छोटे दुकानदार हो, वो अपना रोजगार कैसे चलाएंगे? रोजी रोटी जो रोज 100-200 रुपए कमाते हैं, 500 रुपए कमाते हैं, क्या सरकार ने उनके लिए सोचा? क्या प्रदेश सरकार ने उनके लिए सोचा कि अगर उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, छोटी गुमटियां उनकी मध्य प्रदेश के अंदर पोहे जलेबी की अगर दुकानें बंद हो जाएगी तो उनका परिवार कैसे चलेगा? वो चाय की दुकान बंद हो जाएगी,
प्रधानमंत्री जी चाय की बात करते, चाय वालों की बात करते, क्या चाय वालों को देश और प्रदेश के अंदर सिलेंडर मिलेंगे चाय की दुकान के, जो अपना गरीब परिवार चलाते? उनके बारे में नहीं। आपको वोट चाहिए तो चाय वाले याद आएंगे, गरीब दुकानदार याद आता। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि कोविड वाली स्थिति है, तो कोविड में क्या गरीब परिवारों के साथ हुआ, कई हजारों किलोमीटर कई लोग चले अपने परिवारों के साथ, तो क्या वापस से हम उस स्थिति में जा रहे हैं? एक तरफ आप विश्व गुरु बनने की बात करते हो, देश को आत्मनिर्भर की बात करते हो, ये आज हालात क्यों? क्या व्यापारियों ही देश में कमाएंगे? क्या आम जनता को जो आप टैक्स के रूप में लाखों करोड़ों रुपए लेते हो, क्या उसका फायदा नहीं मिलेगा? मैं समझता हूं कि ये सरकार की पॉलिसी फेल्यूर रही। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को लेके कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है वो पॉलिसी नहीं है, और वेस्ट एशिया को लेकर आपने क्या बैलेंस किया ये पूरा देश जान रहा है। क्या आपने प्रोटेक्टिव डिप्लोमेसी की? क्या आपकी एक रणनीति थी? उसको लेके आपने नहीं बात करी। आप रशिया को से संबंध रखना चाहते हो। रशिया का तेल, ऑयल भारत में आता है, आपने कई पंप के साथ जॉइंट वेंचर की है, तो मैं समझता हूं क्या रशिया के माध्यम से आप नहीं लेना चाहते हो, वो भी बताएं। और क्या इस डिप्लोमेसी पॉलिसी में क्या रशिया से आपने अभी तक जितने पंप पूरे देश में, एसआर पंप जो नाम है, नायरा पंप, ये पंप तो आपने खुलवा दिए, तो क्या उस नायरा पंप के द्वारा रशिया से हमको, हिंदुस्तान के लोगों को पेट्रोल डीजल मिलेगा? ये सरकार बताए। मैं समझता हूं कि सिर्फ बाहर के देशों को कमाना कैसे, वहां के व्यापारी कमाए कैसे, इस पे सरकार सोचती है, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता के लिए नहीं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलतियों का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है और देश की जनता को। तो मैं यही कहता हूं कि सरकार को तत्काल इन सब बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। महंगाई बढ़ सकती है जैसे हालात आज हो रहे हैं। स्वाभाविक है, कोई चीज अगर नहीं मिलती है तो स्वाभाविक है उसके भाव बढ़ते हैं, ये बाजार का एक नियम है। और ये हालात जो निर्मित हो रहे हैं, तो यही कारण है कि सरकार की पॉलिसी फेल्यूर है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो। टैक्स जनता से लो, डीजल पेट्रोल के पैसे आप लो 100 रुपए, जब पड़ोसी देशों के अंदर डीजल पेट्रोल सस्ता मिलता है इतने साल से, लेकिन फिर भी हमारे यहां मिल रहा। जब कांग्रेस के समय 70-80 रुपए था, इन्हीं के लोग पेट्रोल की टंकी लेके, डीजल के, अपने गैस की टंकियां लेके बैठ जाते थे। लेकिन उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय भाव के हिसाब से आपकी गैस टंकी या डीजल पेट्रोल के भाव हो गए, उसके बावजूद भी आपने यहां पे कम नहीं किया। जब वहां बैरल के भाव कम होते हैं पेट्रोल डीजल के, फिर भी आपके यहां कम नहीं होते। तो सरकार ने पैसा तो कमाया, तेल कंपनियों को लाभ में पहुंचाया, लेकिन आम जनता के पैसे से लाभ पहुंचाया और आम जनता पे महंगाई का बोझ आया। मोदी जी ने सदन में 3 दिन पहले कहा कि कोरोना से हालत है, लेकिन कल फिर से अपील की कि शायद उनका दांव गलत पड़ गया, तो लॉकडाउन नहीं होंगे, महंगाई नहीं होगी, जबकि आप महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, अब मोदी जी बता दे कि अगर कोई चीज सप्लाई कम होगी देश के अंदर, तो निश्चित तौर से उसके भाव बढ़ते। तो ये तो माननीय मोदी जी और पूरी प्रदेश की जनता या देश की जनता जानती, एक सामान्य व्यक्ति बता सकता है। तो कहां से महंगाई नहीं बढ़ेगी बताए। और लॉकडाउन की स्थिति अगर उन्होंने बोली है तो इसीलिए बोली है कि उनको पता है कि आने वाले समय में युद्ध अगले 2 महीने 3 महीने और लंबा खिंचा जा सकता है। तो लेकिन जनता पे बोझ क्यों, जनता पे महंगाई की मार क्यों? क्या आप आपके टैक्स में से पैसे कम करेंगे? क्या आप 60 रुपए 70 रुपए पेट्रोल करेंगे? क्या डीजल आप सस्ता करेंगे? क्या गैस की सिलेंडर आप सस्ती करेंगे? और उसका अल्टरनेट क्या है? आपके पास कौन से रिजर्व है? ये
मैं सरकार से जानना चाहता लेकिन हूँ। एलपीजी कालाबाजारी के लिए और होर्डिंग को रोकने के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर्स और कंप्लेंट के एक चैनल बनाया है। सर, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस इस पे क्या एक्शन लेगी कि कितनी रिपोर्टिंग बढ़ा सके और क्या इसके लिए कोई अभियान होगा? देखिए, मॉनिटरिंग तो अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूं कि आम व्यक्ति जो ऑनलाइन सिलेंडर बुक करते हैं उनको भी आज 30 दिन 35 दिन पे सिलेंडर मिलने लग गए, तो सरकार सप्लाई नहीं दे पा रही। रही मॉनिटरिंग की बात, तो सरकार के पास खुद के पास सिस्टम है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं अगर शिकायत करते हैं तो क्या सरकार उस पर कार्रवाई करती है? क्या सरकार छापे मारेगी? सरकार समय आने पे इस बात को सुमेर सिंह सोलंकी ने राज्यसभा में कहा कि जो आदिवासी धर्मांतरण कर रहे हैं उन्हें डिलिस्ट किया जाना चाहिए, उन्हें आरक्षण का लाभ न मिले। जो एससी वर्ग के लिए है वही एसटी वर्ग के लिए लागू हो और आदिवासी क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से धर्मांतर का खेल चल रहा है। तो सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके आरएसएस क्या करती है, पहले इस बारे में बताएं। हाँ सर, जो आदेश जारी करती है, भीड़ बुलाई जाती है, सवाल का जवाब तो जवाब आपने लिखा है तो वो बोल रहे हैं। तो सर, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या ये व्यवस्था जो आदेश जारी करके भीड़ बुलाई जाती है सरकारी कार्यक्रमों में, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हो या पंचायत के सचिव हो, तो इस व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी कार्यक्रम जब होते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, तो क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी कुवत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो 50,000, 10,000, 20,000 की भीड़ इकट्ठी कर सके या ला सके? क्या कार्यकर्ताओं की कमी है? क्यों आप सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों पर निर्भर है? क्यों सरकारी धन आम जनता के धन पे आप है? ये बस के पैसे कौन दे रहा? ये वही पैसे दे रहे जो हम टैक्स में आ रहे हैं, उसी पैसे से बसें आ रही है। तो सरकार जनता के धन का दुरुपयोग भी कर रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी अपने को मानती है तो मैं समझता खुद को व्यवस्थाएं करना चाहिए। सरकार ने कल एक्साइज ड्यूटी कम किया डीजल में, पेट्रोल में, लेकिन जनता को फायदा नहीं हो रहा है, कंपनी के फायदे के लिए। अगर यही संभव था तो ये पहले जनता के लिए क्यों नहीं किया गया? मैंने वही थोड़ी देर पहले आपसे यही कहा कि क्या जनता को महंगाई की मार से बचने के लिए क्या डीजल पेट्रोल के भाव कम होंगे? क्या ये अगर आप 3 रुपए कम कर रहे हैं तो क्या डीजल पेट्रोल पे आप 5 रुपए 10 रुपए कम करेंगे? आपने लाखों करोड़ों रुपए तेल कंपनियों को कमवा दिए, लेकिन आज महंगाई की मार देश और प्रदेश की जनता क्यों भुगते? इस पे बात होना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। धर्मांतरण हो रहा है आदिवासियों का, उनकी डिलिस्टिंग होनी चाहिए। आप कहाँ तक सहमत हैं? जो आदिवासी धर्म बदल रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं, देखिए, मैं आरक्षण खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, 2 चीजें है कि इसके अंदर अगर जो संविधान में व्यवस्था है कि कोई अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म को बदलना चाहता है तो ये संवैधानिक व्यवस्था है, तो उसमें नहीं कह सकते। लेकिन जो जबरदस्ती हो रहा है तो उस पर रोक लगना चाहिए। मैं इस बात से सहमत। आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण का मिलना चाहिए, मिलता है। देखिए, स्वाभाविक है कि जब धर्म परिवर्तन हो जाए तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? ये तो सामान्य बात है। हाँ हाँ। एक बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल में रामनवमी पे जो मुर्शिदाबाद में जो खतराब हुआ है रामनवमी पे जुलूस पे, इस पे क्या कहेंगे? वहाँ इलेक्शन भी है। जब भी चुनाव आते धर्म की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार है और इसी पे चुनाव लड़ने की बात करती है। और कैसे वोट विभाजित हो, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। लगातार जो है जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, नई कलेक्टर गाइडलाइन आ रही, प्रदेश में जमीन के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। एक तरफ आप हजारों करोड़ का कर्जा लेना चाहते हो और एक तरफ आप कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ा रहे हो, तो सरकार जनता से भी टैक्स भी लेना चाहती है और जनता पर कर्ज लेके कर्ज का बोझ भी देना चाहती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी या इस भाजपा सरकार की क्या नीति है आम जनता के लिए, ये स्पष्ट नहीं है। और क्यों इतना, मैं कहता हूं, प्रदेश की जनता क्यों इतना टैक्स दे रही है? क्या आपको लाभ मिल रहा है? क्या प्रदेश की जनता को बिजली सस्ती मिल रही है? क्या प्रदेश की जनता को एलपीजी गैस सस्ती मिल रही है? क्या प्रदेश की जनता को पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है? आप टैक्स क्यों दे रहे हो? क्यों प्रॉपर्टी टैक्स आप दे रहे हो? आप सब प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि सामने आए, अपनी बात को बोले, और अधिकार है
कि अगर आपको पानी शुद्ध मिलना चाहिए तो आपका अधिकार है, जमीन आपको सस्ती मिलना ये आपका अधिकार है, आपको पेट्रोल डीजल सस्ता मिलना चाहिए आपका अधिकार है, शिक्षा आपको सस्ती मिलना चाहिए ये आपका अधिकार है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि अपनी बात आपको कहना पड़ेगी। हम तो आपकी बात की लड़ाई के लिए तैयार खड़े होकर लड़ रहे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।